अमीर और गरीब बहू की सास ससुर का ड्रेस कंपटीशन। पिंकी ने बिटिया की शादी कितने अच्छे से की है। भाई साहब ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, वरना गरीब आदमी के लिए बेटी की शादी करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। बेचारे पता नहीं कब से रुपए जोड़ रहे थे, तब जाके बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर रहे हैं, इतनी गरीबी में भी। इसीलिए बहन मैंने तो 1100 रुपए शगुन में दे दिए। कमला और सविता आपस में बात कर रही होती हैं। इनकी बातें सुनकर पास में बैठी ललिता कहती है, अरे बहन, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। कुछ लोगों को आदत होती है गरीबी दिखाने की, वरना कोई गरीब इतनी अच्छी शादी कैसे कर सकता है, तुम खुद बताओ। ललिता की बात सुनकर कमला और सविता चुप हो जाती हैं। दरअसल ललिता काफी अमीर है और हमेशा गरीबों को उनकी गरीबी का ताना देती रहती है। सविता और कमला ये बात अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाती और शादी के फंक्शन में लग जाती हैं। थोड़ी देर में पूजा की वरमाला होती है, उसके बाद फेरे और विदाई हो जाती है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन ललिता और नरेश अपनी बैल्कनी में बैठे कॉफी पी रहे होते हैं। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। वैसे इस मौसम में बैल्कनी में बैठने का मजा ही कुछ और है। हाँ? दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी रोहन वहां आ जाता है। मम्मी, आपने मेरी ब्लू वाली शर्ट देखी है क्या? पूरी अलमारी ढूंढ ली, मिली नहीं। अरे वो तो मेरे कमरे में रखी है, मैंने प्रेस करके अपनी अलमारी में रख ली थी और तूने मुझसे पूछा भी नहीं। बेकार में पूरा कमरा फैला दिया होगा। रुक, मैं ला कर देती हूँ। जैसे ही ललिता बैल्कनी से उठती है, उसका ध्यान नीचे झाड़ू लगा रही कमला पर जाता है। कुछ गायें वहां आ जाती हैं और कमला उन्हें रोटी खिलाने लगती है। अब तुम इन्हें घर बुलाकर रोटी खिला रहे हो? थोड़ी देर में ये यही चक्कर लगाने लगेंगी और यही गंदगी फैला कर जाएंगी। पता नहीं कैसे लोग हो तुम। पूरी सोसाइटी में तुम्हारा घर अलग ही दिखता है। इतना ही पशुओं से प्रेम है तो गौशाला में जाकर दान कराया करो ना। ललिता ऐसे ही बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली जाती है और रोहन को शर्ट दे देती है। उधर उसकी बातें सुनकर शांता दादी कमला से कहती हैं, अरे पता नहीं कितना घमंड है इस ललिता को अपनी अमीरी का। भगवान किसी को इतना अमीर भी ना बनाए कि इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाए। बताओ इन बेजुबान जानवरों से कैसे गंदगी होती है। काकी, इसकी तो आदत है, हमने तो इसकी बातें सुनना ही छोड़ रखा है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। क्या करे, गरीब लोग हैं, सुननी पड़ती है। कमला शांता काकी से बात कर रही होती है कि तभी उसका पति और बेटा काम से वापस आ जाते हैं। मम्मी, ये लीजिए जलेबी, आपका बड़ा मन कर रहा था ना, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बेटा, पहले हाथ धोकर भगवान जी को भोग लगा दे, उसके बाद सब खाएंगे। गोपाल हाथ धोकर भगवान जी को जलेबी का भोग लगाता है। उसके बाद सब बैठकर जलेबी खाते हैं। मम्मी, आज तो बहुत थक गया हूँ मैं, ऐसा मन कर रहा है कि बस अब सो जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आज मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत भी तो की है। मुझे तो लग रहा था कि ये वाला ऑर्डर हम टाइम पर नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई और कस्टमर भी बहुत खुश होकर गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा बच्चा है ही इतना मेहनती। राजेश की एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान है, जिस पर बाप बेटा मिलकर काम करते हैं और उसी से उनका घर चलता है। 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन रोहन मम्मी पापा चिल्लाते हुए अपने कमरे से हॉल में आता है, जहां उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं। अरे क्या हो गया भाई, क्यों हल्ला मचा रखा है पूरे घर में? अरे पापा, बात ही ऐसी है, अगर आप सुनोगे ना तो आप भी खुशी से झूम जाओगे। अरे पहेलियां क्यों बुझा रहा है, साफ साफ बता क्या हुआ है। मम्मी पापा, मैं MBA में पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ। मैंने कॉलेज में टॉप किया है और मुझे प्लेसमेंट में मिल गया है। अरे ये तो सच में बहुत अच्छी बात है, मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। ये सुनकर रोहन के मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। लो भाई, ये पैसे लो पहले तुम, और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो। लतिका मिठाई लेकर पूरे मोहल्ले में बांटती है और कमला के घर भी जाती है। ये लो मिठाई, मेरा बेटा MBA में फर्स्ट आया है। गरीबी में तुमने अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया भी नहीं और काम पर लगा दिया। तुमने इसका फ्यूचर खराब कर दिया। तुम तो गरीब थे ही, आगे इसका परिवार भी गरीब ही रहेगा। ये कहकर ललिता वहाँ से चली जाती है, लेकिन कमला की आंखें भर आती हैं। कमला को भावुक देखकर गोपाल उसे समझाता है। अरे मम्मी, आप क्यों इनकी बातों को दिल पर ले रही हो? इनकी तो आदत है ना ऐसा कहना। मुझे पता है आपने और पापा ने मुझ पर बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर मैं आगे पढ़ता तो हमारा घर कैसे चलता? माँ, मेरे लिए आप दोनों ज्यादा जरूरी हो, ना कि अमीरी या पढ़ाई लिखाई। इस तरह गोपाल कमला को समझाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और एक दिन ललिता नरेश से कहती है, सुनते हो जी, मैं कह रही थी कि अब तो रोहन की जॉब भी लग गई है। अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी कर दो।
अब हम कब तक अकेले रहेंगे? अरे ललिता, मैं बताना भूल गया। मनोज का फोन आया था। उसकी बेटी है ना निधि, उसका रिश्ता भेजा है रोहन के लिए। निधि तो हमारी देखी हुई बच्ची है। मुझे तो सच में वो बहुत पसंद है। बस शाम को रोहन घर आ जाए तो उससे पूछकर आप फाइनल करके मनोज को बता देना। वैसे तो मुझे पता है वो हाँ ही करेगा। थोड़ी देर में रोहन भी घर वापस आ जाता है। ललिता उससे निधि के बारे में बात करती है तो रोहन शर्माते हुए हाँ कर देता है। इधर नरेश भी मनोज को फोन करके रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। भाई, शुभ काम में देरी कैसी? मैं तो कहता हूँ कि अगले हफ्ते ही शुभ मुहूर्त और दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। दोनों परिवार अगले हफ्ते के मुहूर्त पर ही शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अब घर में रोहन और निधि की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। देखो ललिता, कार्ड का डिजाइन फाइनल हो गया है। हाँ, कार्ड तो बहुत प्यारा लग रहा है। चलो सबसे पहले निमंत्रण गणेश जी को देकर आते हैं। ललिता कार्ड लेकर मंदिर जाती है और वहाँ पूजा करके वापस लौटती है। रास्ते में उसे पिंकी और कमला मिलती हैं। पिंकी बहन, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। तुम लोगों को जरूर आना है। शहर के सबसे बड़े पैलेस में होगी मेरे बेटे की शादी। हाँ बहन, हम जरूर आएंगे। ये कहकर ललिता अपने घर चली जाती है और दोनों अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। ललिता के घर में जोर शोर से तैयारियां चल रही होती हैं। वहीं कमला बेचारी पूरे घर का काम अकेले संभालती है। कमला बहन, अब तो तुझे भी गोपाल के लिए अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर देनी चाहिए। कब तक तू अकेले घर संभालती रहेगी? पिंकी बहन, मैं तो चाहती हूँ, लेकिन अच्छी लड़की मिले तो सही। अरे कैसी बात कर रही है? आप निकिता को तो जानती है, वो मेरी बहन की लड़की है। इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की है। सारा काम आता है उसे, साथ में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई भी। आप कहें तो मैं बात चलाऊं? नेकी और पूछ आप बात चलाइए। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे बेटे की शादी हो जाए। पिंकी घर जाकर निकिता की मम्मी पापा से गोपाल के रिश्ते के बारे में बात करती है और वो तुरंत ही हाँ कर देते हैं। इस तरह गोपाल और निकिता का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। इधर रोहन और निधि तो दूसरी तरफ गोपाल और निकिता की शादी एक ही दिन हो जाती है। एक तरफ निकिता की मुंह दिखाई होती है तो दूसरी तरफ निधि का रिसेप्शन। गांव की औरतें पहले लतिका के घर जाती हैं। ललिता, बहू तो बहुत सुंदर है। कितनी अच्छी जोड़ी मिली है तेरे बेटे और बहू की। भगवान इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। लाखों में एक ढूंढ कर लाई हूँ मैं अपने हीरे जैसे बेटे के लिए। मेरी बहू तो फैशन डिजाइनर है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी है, इंटरनेशनल ऑर्डर पर काम करती है। निधि एक फैशन डिजाइनर है। उसने बहुत ही प्यारा फैंसी लहंगा पहना है जिसका ऑफ शोल्डर ब्लाउज है। बालों को भी उसने बहुत स्टाइलिश तरीके से सेट किया है जिससे उसका लुक बेहद आकर्षक लग रहा है। सभी औरतें उसकी बहुत तारीफ करती हैं। थोड़ी देर के बाद पड़ोस ने कमला के घर उसकी बहू को देखने जाती हैं। निकिता ने अपने हाथों से सिला हुआ एक राजवाड़ी लहंगा और फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना है। संस्कारी पहनावे में निकिता बहुत खूबसूरत लग रही है। भाई मानना पड़ेगा, कमला तूने भी बहुत सुंदर बहू ढूंढी है। और कितनी गुणी है, देख तो सही कितने अच्छे कपड़े बना रखे हैं। अब तो मैं अपने सारे कपड़े तेरी बहू से ही सिलवाऊंगी। सविता की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर गोपाल अपने पापा के साथ फर्नीचर की दुकान पर जाता है तो वहीं दोनों सास बहू घर का काम करती हैं। एक दिन निकिता अपनी सास के लिए एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी तैयार करती है। मम्मी जी, आज ये वाली साड़ी पहनकर ही मंदिर जाइए। निकिता प्यार से कमला को साड़ी पहना देती है और कमला उसे पहनकर मंदिर जाती है। कमला की साड़ी देखकर पिंकी कहती है, अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है और इसका ब्लाउज लगता है निकिता ने बनाया है। जी बहन जी, उसी ने पहनाई है जबरदस्ती। बड़ी ही संस्कारी और गुणी बहू है मेरी। कितने भी कठिन डिजाइन हो बहुत अच्छे से बना देती है। अब तुम इस ब्लाउज को ही देख लो। गांव की और भी औरतें निकिता के सिले हुए कपड़े देखती हैं और उसकी तारीफ करती हैं। अब पड़ोस की औरतें निकिता से ही कपड़े सिलवाने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ललिता हॉल में बैठी है, तभी अपने कमरे से ऑफिस के लिए तैयार होकर रोहन वहां आता है। रोहन को देखकर ललिता कहती है, रोहन बेटा, तेरी शादी को एक ही हफ्ता हुआ है और तूने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। अरे ये तो घूमने फिरने के दिन है, तूने अपनी छुट्टी नहीं बढ़वाई क्या? मम्मी, मैं घर पर रहकर बोर हो जाता हूँ। क्या करूँगा मैं घर पर रहकर? वैसे भी मेरा ऑफिस तो सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक है ना। रोहन की बात को सुनकर पास में बैठे नरेश कहते हैं, बेटा इतने भी कम अकल मत बनो। ये मत भूलो कि निधि तुम्हारी वजह से इस घर में आई है। अपना सब कुछ छोड़कर अगर तुम ऐसे ही काम में बिजी रहोगे तो वो भी वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर लेगी। नरेश की बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इतनी देर में निधि भी वहां आ जाती है। बेटा, मेरे घर में पैसों की कोई कमी है क्या जो तुम छुट्टी नहीं ले सकते? और फिर तुम मेरे इकलौते बेटे बहू हो।
आराम से घूमो फिरो, बहू को हनीमून पर ले जाओ। कोई क्या कहेगा कि ललिता ने अपनी बहू को कहीं घूमने भी नहीं भेजा। चलो रखो ये बैग और बाहर जाने की तैयारी करो। ललिता और नरेश जबरदस्ती रोहन और निधि को हनीमून पर भेजने की तैयारी करवाते हैं। दोनों अपने कमरे में जाते हैं। अच्छा हुआ ना, मैं तो पहले ही कह रही थी कि कहीं घूमने चलते हैं। देखो मम्मी पापा भी मेरी साइड है। हाँ भाई, 8 दिन में ही तुमने सब पर जादू कर दिया। चलो बताओ अब कहाँ जाना है? मुझे तो कश्मीर की वादियों में जाना है। ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फ, गुलमर्ग की घाटियाँ, ये सब नज़ारे देखने हैं। ठीक है मेरी जान, मैं अभी टिकट बुक करता हूँ, तुम सामान पैक करो। रोहन टिकट बुक करता है और थोड़ी देर में दोनों अपना सामान पैक करके हवाई जहाज से कश्मीर पहुंच जाते हैं। वहाँ दोनों खूब एंजॉय करते हैं, साथ में ढेर सारी फोटो क्लिक करते हैं, उन्हें इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। मुझे पहाड़ों वाली मैगी खानी है। अरे कुछ नहीं है ये, पहाड़ों पर बैठकर वही 10 रुपए वाली मैगी बना देते हैं और उस पर पहाड़ों वाली मैगी का लेबल लगा देते हैं और तुम जैसे लोग उससे 200 रुपए में खा लेते हैं। रोहन की बात सुनकर निधि नाराज हो जाती है। अरे नहीं, ये तो बहुत स्पेशल मैगी है, बहुत प्यार से बनाई जाती है। क्या तुम मुझे यहाँ भी परेशान कर रहे हो? मैं घर जाकर मम्मी को बताऊंगी। अरे नहीं, चलो प्यार से खाते हैं। दोनों हनीमून पर खूब मस्ती करते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला और निकिता घर का काम कर रही होती हैं कि तभी ललिता वहाँ आ जाती है। अरे तुम अपने पति के साथ कहीं घूमने नहीं गई क्या? मेरे बेटे बहू को देखो, पिछले हफ्ते ही कश्मीर घूम कर आए हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी बाहर घूमने चली जाओ, काम तो पूरी जिंदगी होता रहेगा। हाँ चाची जी, मम्मी और गोपाल भी कह रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो फर्नीचर के काफी ऑर्डर आ रहे हैं, उन्हें पूरा करेंगे तभी तो फायदा होगा। बुरा मत मानना कमला बहन, लेकिन जैसी तुम हो वैसी ही तुम्हारी बहू भी है। इसे भी खुद से ज्यादा घर की फिक्र रहती है। अरे ये दिन बाद में नहीं आएंगे, फिर करती रहना बुढ़ापे में काम। ललिता की बात सुनकर कमला जवाब देती है। ललिता बहन, औरत वही है जो अपने घर के हिसाब से चले। मेरी बहू को दिख रहा है कि यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं लगते जो हम तोड़कर खा ले। कमला शायद पहली बार ललिता को जवाब देती है। ललिता ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। इधर कमला बहुत खुश होती है कि निकिता ने समझदारी से बात संभाली। दोनों फिर से अपने अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोपाल दुकान से घर आता है। अरे ये क्या, आपकी तो पूरी शर्ट फट गई है। अरे दिन भर इसे पहनकर गर्मी में काम करूंगा तो पसीने से फटेगी ही ना। चलो तुम ये सब छोड़ो और जाओ पानी लेकर आओ, बहुत तेज प्यास लगी है। अभी लाई, तब तक आप यहाँ पंखे के नीचे बैठ के पसीने सुखा लीजिए। निकिता गोपाल के लिए पानी लाती है, उसके बाद सबके लिए खाना लगा देती है। सब लोग प्यार से खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह निकिता रोज की तरह जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती है, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करती है और किचन में खाना बनाती है। खाना खाकर और दोपहर का खाना लेकर गोपाल और उसके पापा दुकान पर चले जाते हैं। इधर निकिता अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती है। आज तो गोपाल और पापा जी के लिए कुर्ता पजामा बनाऊंगी। देखो तो दोनों के कपड़े कैसे खराब हो गए हैं। इतनी देर में कमला वहाँ आ जाती है। अरे बहू, अकेली बैठी क्या सोच रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो आप कह रही थी ना कि बाजार जाना है, कुछ घर का सामान लाना है, तो मुझे भी बाजार से कुछ काम था। तो एक काम करते हैं, हम आज ही बाजार चलते हैं। दोनों सास बहू घर का सामान खरीदने के लिए बाजार जाती हैं। इधर निधि भी ललिता के साथ मार्केट आई हुई होती है। निधि बेटा, तुझे जो भी खरीदना है इस वाले मॉल से खरीदना। मैं तो सारी चीजें यहीं से लेती हूँ, एकदम कंफर्टेबल और ओरिजिनल क्वालिटी के साथ। ओके, तो नो कॉम्प्रोमाइज। मम्मी, कपड़े तो मैं खुद डिजाइन करूंगी। हाँ, कुछ नॉर्मल कपड़े ले सकते हैं यहाँ से। दोनों सास बहू उस महंगे मॉल से खूब सारी शॉपिंग करती हैं। जैसे ही वो मॉल से बाहर निकलती हैं, ललिता को उसकी एक पुरानी दोस्त मिल जाती है और वो उससे बात करने लगती है। इधर निधि का ध्यान कमला और उसकी बहू निकिता पर पड़ता है। हेलो, आप वही हो ना जो हमारे घर के सामने रहते हो? हाँ जी, मम्मी बता रही थी कि हमारी शादी एक ही दिन हुई थी, शायद तभी हम एक दूसरे के रिसेप्शन में नहीं आ पाए। निधि की बात सुनकर निकिता हंसने लगती है। दोनों ऐसे बात करती हैं जैसे एक दूसरे को कब से जानती हों। थोड़ी देर में कमला भी सामान लेकर आ जाती है और इधर ललिता और निधि भी अपनी कार में बैठकर घर वापस आती हैं, जबकि कमला और निकिता ऑटो से घर लौटती हैं। घर आकर निकिता बाजार से लाया हुआ कपड़ा निकालती है और अपने ससुर और पति के लिए कपड़े बनाती है। शाम को जब गोपाल दुकान से आता है तो निकिता उसे कपड़े दिखाती है। अरे वाह, मैं तो सोचता था कि तुम्हें बस औरतों के कपड़े सिलने आते होंगे, लेकिन तुम तो बड़ी डिजाइनर निकली यार। गोपाल की बात सुनकर निकिता खुश हो जाती है। और ये देखिए, ये मैंने पापा के लिए बनाए हैं। पापा जी, पहनकर बताइए कैसे हैं? राजेश कपड़े ट्राई करता है। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छे कपड़े सिले बेटा तुमने, एकदम परफेक्ट। सब लोग निकिता के हुनर की खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निकिता ने सविता, पिंकी और अन्य पड़ोसियों के भी कई कपड़े सिले हैं। निकिता की सिलाई के चर्चे ललिता के कानों में भी पड़ते हैं। हाँ हाँ, कोई मामूली सी सिलाई करने वाली होगी। मेरी बहू को देखो, डिजाइनर है। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा तक उसकी जान पहचान है। अच्छा, फिर तो तेरी बहू तेरे लिए भी कपड़े डिजाइन करती होगी। तूने पहनकर तो नहीं दिखाया अपने डिजाइनर कपड़े। पिंकी की बात सुनकर ललिता जवाब देती है, अरे तुम लोगों को कहाँ पहचान है डिजाइनर कपड़ों की। अभी देखो मैं जो पहन रही हूँ वो मेरी बहू ने ही बनाया है। ये पूरी साटन की साड़ी और ये ब्लाउज का नेकलाइन, बैक डिजाइन सब देखो कितना अच्छा है। लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा इन प्रीमियम चीजों पर। ऐसा कहकर लतिका अपने घर चली जाती है और सीधे निधि के पास जाती है। निधि अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रही होती है। जी सर, बिल्कुल। आपको जैसा डिजाइन चाहिए मैं वैसा ही बना दूंगी। आप देखना, मेरा डिजाइन किया हुआ ड्रेस आपको बहुत पसंद आएगा। ये कहकर निधि अपनी मीटिंग खत्म कर देती है। दूसरी तरफ निकिता घर की सफाई कर रही होती है। सफाई करते हुए उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिलता है। मम्मी, इसमें तो बहुत सारा सिलाई का सामान है। और ये स्केच, ये डिजाइन, ये सब किसके हैं? अरे बेटा, ये तुमने क्यों खोल दिया? ये तो मेरी पुरानी यादें हैं। कमला की बात सुनकर निकिता हैरानी से पूछती है, क्या सच में ये सब आपके हैं? मतलब आपको सिलाई आती है? आप तो किसी टेलर से भी ज्यादा लग रही हो। देखो तो कितने प्यारे डिजाइन बनाए हैं आपने। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? दोनों सास बहू बात कर रही होती हैं कि तभी घर पर दो महिलाएं आती हैं। हमारे शहर में एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें डिजाइनर अपनी बनाई हुई ड्रेस मॉडल को पहनाएंगे। जो सबसे अच्छा डिजाइन करेगा उसे 1 लाख रुपए और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जगह और अन्य सहायता दी जाएगी। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, अगर आप भाग लेना चाहें तो ले सकती हैं। निकिता उनका कार्ड ले लेती है और वापस अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, ऐसे नहीं, सच सच बताइए ना, आपने इतनी अच्छी कला ऐसे छुपा कर क्यों रखा है मुझसे? निकिता की जिद पर कमला को बताना पड़ता है। दरअसल जब मैं छोटी थी ना तो मुझे डिजाइनिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन गरीबी की वजह से मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। मुझे साड़ी पहनना, डिजाइन बनाना ये सब बहुत अच्छा लगता था। ये देखो, ये वाली साड़ी मैंने एक प्रतियोगिता के लिए डिजाइन की थी। ये कहते कहते कमला चुप हो जाती है। तो फिर आपने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया या नहीं? और विनर कौन बना? यकीनन आप ही जीती होंगी। नहीं बेटा, प्रतियोगिता की एंट्री फीस बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं हिस्सा नहीं ले पाई। ये सुनकर निकिता थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराकर कहती है, मम्मी जी, जो आप पहले नहीं कर पाए वो आप करेंगी। मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मेरी मॉडल आप और पापा जी होंगे। आप देखिएगा, ये कंपटीशन तो आप ही जीतेंगी। डिजाइन आपके होंगे लेकिन रेडी मैं करूँगी और विनर भी आप ही होंगी। निकिता अपनी सास के सपने को एक बार फिर से जिंदा करती है और कार्ड में दिए गए नंबर पर कॉल करके कंपटीशन में अपना नाम दर्ज करवा देती है। उधर जब ये बात ललिता को पता चलती है तो वो निधि से कहती है, मेरी बहू किसी से कम नहीं है। जब वो गवार निकिता एक मामूली सी दर्जी होकर कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और अपनी सास को मॉडल बना रही है, तो हम पीछे क्यों रहे? बहू, मैं तेरी मॉडल बनूंगी और हमें ये कंपटीशन हर कीमत पर जीतना है। अरे मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन तो हम रोज जीत जाएंगे। बस आप मुझे अपना डिजाइन बताइए, आपको किस तरह के डिजाइन पसंद है। आप बता रही थी ना कि आपको भी डिजाइनिंग का शौक था, लेकिन फिर रोहन हो गया और आप उसके देखभाल में लग गई। ये कहकर निधि हल्का सा मुस्कुरा देती है। हाँ, और नहीं तो क्या, वरना मैं तो अपने जमाने की टॉपर हुआ करती थी और ये आजकल के डिजाइनर तो मेरे सामने फीके हैं। ललिता अपनी ही तारीफ करती है, जिसे सुनकर निधि को हंसी भी आ जाती है और थोड़ा अजीब भी लगता है। लेकिन अब दोनों का फोकस सिर्फ ड्रेस डिजाइन करने पर था। ललिता निधि के साथ बाजार जाती है और वहाँ से महंगे महंगे सामान खरीदती है। बहू, ये वाला फैब्रिक लो, जिस हिसाब से मैंने डिजाइन किया है उस पर यही अच्छा लगेगा। नहीं मम्मी, ये सही से फिट नहीं बैठेगा और इसमें फिनिशिंग भी नहीं आएगी। आप इस वाले को रहने दीजिए। ललिता निधि की एक भी नहीं सुनती और सारी चीजें अपने हिसाब से ही खरीदवा लेती है। निधि भी जैसा ललिता कहती है वैसा ही ड्रेस डिजाइन करके तैयार कर देती है। जब पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है तो ललिता उसे ट्राई करती है। मम्मी जी, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, हम इसे अभी भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कितना प्यारा डिजाइन है, एकदम प्रीमियम फील आ रही है। ललिता निधि की एक बात भी नहीं मानती। निधि फिर भी अपनी समझ से ड्रेस को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करती है। साथ ही वो अपने ससुर के लिए भी ड्रेस बनाती है, लेकिन यहाँ भी ललिता दखल देती है और अपनी ही ड्रेस के सेम कलर का कोट पैंट नरेश के लिए बनवाती है। दूसरी तरफ कमला की बहू निकिता बहुत ही ध्यान से ड्रेस तैयार करने में लगी होती है। मम्मी जी, ये आपका फाइनल डिजाइन है ना? इसमें कोई बदलाव तो नहीं करना है? अब मैं इसे बना दूं?
बेटा तब जमाना और था, अब सब बदल गया है। तुम्हें अपने हिसाब से जो सही लगे वैसा बना लो। कमला अपना पुराना डिजाइन दिखाकर बाकी सब निकिता पर छोड़ देती है। निकिता बाजार जाकर कपड़ा, मोती, धागे, दुपट्टा और राजेश के सूट का फैब्रिक खरीदती है। घर आकर दिन रात मेहनत करके वो ड्रेस तैयार करती है। मम्मी जी, ड्रेस तैयार हो गई है, आप एक बार फिटिंग चेक कर लीजिए, अगर कहीं से लूज है तो मैं भी ठीक कर दूंगी। कमला ड्रेस पहनकर देखती है और ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट फिट आती है। इसके बाद निकिता राजेश की ड्रेस भी तैयार करती है। इस तरह वो दोनों के लिए डिजाइनर ड्रेस तैयार कर देती है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। निकिता, मुझे लगता है तुम्हारे जैसा डिजाइनर कपड़े कंपटीशन में कोई नहीं पहन कर आएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है यार। बेटा टैलेंट तो सबके पास ही होता है, बस अमीर लोगों को उसे दिखाने का मौका मिल जाता है और गरीब ऐसे ही रह जाते हैं। देखो ना, हमारी बहू गांव में कपड़े सिल रही है तो दर्जी कहलाती है, और सामने वालों की बहू ऑफिस में काम कर रही है तो डिजाइनर कहलाती है। हाँ, फर्क बस अमीरी और गरीबी का है, टैलेंट का नहीं। सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं और इधर ललिता अपने घर के बाहर बैठी होती है और जानबूझकर रास्ते से गुजरती सविता से कहती है, सविता बहन, तुम नहीं आओगी क्या कल कंपटीशन देखने? हाँ जरूर आऊंगी, हमारी निकिता भी तो हिस्सा ले रही है, हम तो जरूर आएंगे। तुम्हारी निकिता हिस्सा ले या जीतेगी तो मेरी बहू ही। तुम देखना, मेरी बहू ने सव्यसाची डिजाइनर से आइडिया लेकर डिजाइन किया है। अब तो मुझे कल का इंतजार है जब पूरी दुनिया मेरे कपड़े देखेगी। ललिता बिना मतलब अपनी बहू और खुद का दिखावा करती है। पड़ोसन उसकी बातों से बोर हो जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं। आखिरकार कंपटीशन का दिन आ जाता है। निकिता अपने सास ससुर और गोपाल के साथ कंपटीशन में पहुंचती है। दूसरी तरफ निधि, रोहन, नरेश और ललिता भी वहां पहुंच जाते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स एक एक करके अपने मॉडल्स को ड्रेस पहनाकर स्टेज पर लाते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। और फिर बारी आती है ललिता की। ललिता महंगे पार्लर से तैयार होकर आती है। निधि ने उसे अपने डिजाइन किए हुए कपड़े अच्छे से पहनाए होते हैं। जैसे ही ललिता स्टेज पर आती है, सभी जज उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ललिता को देखकर पड़ोसने आपस में कहती हैं, अरे ये क्या पहन लिया इसने, ये डिजाइन किया है इसकी बहू ने, इसीलिए इतनी तारीफ करती थी अपनी बहू की। ये कितनी बुरी लग रही है इस ड्रेस में, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। हाँ देखो तो, ब्लाउज में स्लीव भी नहीं है, और ये क्या है, ये ना तो पूरा लहंगा लग रहा है ना प्लाजो, कुछ अजीब सा ही लग रहा है। तभी पास में बैठी शांता दादी बोल पड़ती हैं, अरे इसका दुपट्टा तो देखो, इससे अच्छा तो ये इसे उतार कर ही रख देती। शांता दादी की बात सुनकर सविता, पिंकी और पास बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। दरअसल ललिता ने एक ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना होता है। नीचे फिश कट लहंगा है जिसमें साइड स्लिट भी है। दुपट्टा बहुत पतला सा फोल्ड करके एक साइड पर डाला हुआ है। ऊपर से ललिता थोड़ी मोटी भी है और ये कपड़े उसकी उम्र के हिसाब से ओवर लग रहे हैं। किसी को भी ललिता का ये लुक पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि ललिता ने नरेश के कपड़े भी अपने लहंगे से मैच करवाए होते हैं, जिससे उसका लुक भी अजीब सा लग रहा होता है। इस वजह से कोई भी नरेश पर ध्यान नहीं देता। अब बारी आती है निकिता की। जैसे ही कमला और राजेश स्टेज पर आते हैं, सबकी आंखें चमक उठती हैं। अरे ये मेरे मम्मी पापा हैं। गोपाल के साथ साथ सविता, पिंकी और बाकी लोग भी तालियां बजाने लगते हैं। कमला और राजेश सच में बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। कमला ने एक बहुत ही प्यारा राजस्थानी लहंगा डिजाइन किया होता है और निकिता ने हाथ से एम्ब्रॉयडरी करके और भी खूबसूरत बना दिया है। कमला ने इस लहंगे के साथ 3 दुपट्टों का स्टाइल रखा होता है, एक साड़ी की तरह अटैच, दूसरा सिर पर और तीसरा कंधे पर नियटली फोल्ड किया हुआ है। निकिता ने कमला का हल्का और सादगी भरा मेकअप किया होता है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। ये होती है कपड़े पहनने की समझ। सही डिजाइनर वही है जो उम्र के हिसाब से कपड़े बनाए। कमला तूने तो कमाल कर दिया। और देखो तो राजेश भाई भी कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नए नवेले दुल्हा दुल्हन हो। सभी लोग निकिता, कमला और राजेश की खूब तारीफ करते हैं। आखिरकार जज अपना फैसला सुनाते हैं। देखिए, आज के ड्रेस कंपटीशन के विनर हैं मिसेस कमला और मिस्टर राजेश, और उनकी डिजाइनर है निकिता। मैं इन तीनों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। तीनों स्टेज पर आते हैं और उन्हें अवार्ड दिया जाता है। निकिता को ट्रॉफी मिलती है। इस ट्रॉफी की असली हकदार मेरी सास है। मैंने तो बस इनके डिजाइन को रियल लुक दिया है। इस लहंगे की हर एक डिजाइन मेरी सास ने खुद डिजाइन की है, और मेरे ससुर के कपड़े भी मैंने सिर्फ उन्हें बनाया है। निकिता की बात सुनकर जोरदार तालियां बजती हैं। सब लोग कमला और निकिता की खूब तारीफ करते हैं। उधर ये सब देखकर ललिता का चेहरा उतर जाता है। देख लिया मम्मी जी, अपनी मनमानी करने का नतीजा। मैंने आपसे कहा था कि ये कलर और ये डिजाइन आप पर सूट नहीं करेगा, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लीजिए, कंपटीशन जीतना तो दूर, यहाँ तो हमारा मजाक बन गया। आपकी वजह से पापा भी अच्छे नहीं लग रहे।
निधि की बात सुनकर ललिता वहां से मुंह छिपाकर निकलने लगती है। ललिता को ऐसे जाते हुए देखकर सविता, पिंकी और बाकी लोग हंसने लगते हैं। आखिरकार ललिता को एहसास हो जाता है कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। इंसान का असली हुनर उसके काम में दिखता है।